आज हमने ये आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करना था कि पेटी कैश फंड कौन कौन से होते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। उससे पहले वाला जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और देखें, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है जॉब के वाले से, तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। और जो जॉब नहीं कर रहे उनको मैं बता देता हूँ कि देखें, जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जितने भी बड़े बड़े फर्म्स हैं, जब भी वो पेमेंट्स का कोई भी लेन देन कर रही होती है, तो मेजोरिटी 95% ऑलमोस्ट वो जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रही होती हैं वो थ्रू बैंक्स कर रही होती हैं। ठीक है, वो थ्रू बैंक्स कर रही होती हैं, वो थ्रू चेक्स पेमेंट कर रही होती हैं, थ्रू पे ऑर्डर्स कर रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो इस तरह के जो तरीकाकार है उनको अडॉप्ट करती हैं, प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करती हैं और पेमेंट करती हैं। लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर और हर बिजनेस के अंदर इस तरह की ऑप्शंस भी होती हैं कि आपको कैश ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। और वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो ऐसे ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें मेजर पोर्शन आपका कैश का, यानी कि अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी इन्वॉल्व नहीं होती। अमाउंट तो इन्वॉल्व होती है, कैश भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स होती हैं तो इस वजह से आप उनको कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन पेमेंट्स को आप क्या कहेंगे? पेटी कैश कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑल लार्ज फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट शुड बी मेड वाया चेक। जिनके जितनी भी लार्ज फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट्स हैं वो किसके थ्रू पेमेंट्स होंगी? वो चेक्स के थ्रू पेमेंट्स होंगी। ठीक है, और लेकिन जो छोटे छोटी पेमेंट्स हैं, जस्ट लाइक अगर आपने सैलरी देनी है, जस्ट लाइक अगर आपने कोई स्टेशनरी लेनी है, कोई ऑफिस का सामान लेना है, कोई एंटरटेनमेंट का कोई काम करना है, छोटे मोटे तो इस तरह के काम हैं पड़े, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कैश चाहिए, फौरी तौर पर कैश चाहिए, और आपने फौरी तौर पर उसकी पेमेंट भी करनी होती है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? पेटी कैश फंड कहेंगे। ठीक है, उसी के थ्रू ही इस सारी पेमेंट हो रही होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने मिसाल भी दी कि आपने कोई परचेजेस करनी, ऑफिस सप्लाईज की, ठीक है, टैक्सी टिकट्स वगैरह करनी है, ठीक है, या कोई मीटिंग्स वगैरह के वाले से कोई एंटरटेनमेंट वगैरह करनी है, ये इस तरह के कोई छोटे छोटे एक्सपेंस वगैरह करने हैं, तो वो आप थ्रू कैश कर रहे होते हैं, उनको आप पेटी कैश कहेंगे। अच्छा, जितनी भी ये पेमेंट्स होंगी वो कस्टोडियंस के थ्रू पेमेंट होंगी। कस्टोडियन यहाँ पर किसको आप कहेंगे? सिंपल वर्ड्स में आप उसे कह लें कैशियर। जिसके पास कैश होता है बिजनेस का, फैक्ट्री का, वो आपका कैशियर कहलाता है। ठीक है ना जी, तो कैशियर के थ्रू ही सारी पेमेंट्स वो हो रही होती हैं, और कैशियर ही इसको, जितना भी रिकॉर्ड इसका होता है उसको मेंटेन कर रहा होता है। ऑफ कोर्स वो उसके लिए क्या बनाता है? वोचर बनाता है। वोचर आपको मैंने पहले भी कहा था कि चाहे आप 10 रुपए की ही कोई ट्रांजेक्शन करें, आप कोई डोनेशन दे, कोई ज़कात दे, इवन छोटी अमाउंट भी है, 10 रुपए की अमाउंट भी है, और आप बिजनेस के पेमेंट में से उसको कर रहे हैं, तो आपको उसका वोचर बनाना पड़ेगा, आपको उसको एंट्री करनी पड़ेगी, और इस पे आप पेटी कैश का वोचर बनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा खर्चा आपके पास आ जाता है जिसका आपके पास अलग से हेड नहीं है, तो आप उसको मिसलीनियस एक्सपेंस के तौर पर शो करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कैश बजट एज ए कंट्रोल डिवाइस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी फॉर्म्स हैं वो अपना कैश बजट बनाती हैं। ठीक है, वो बजट इस सेंस में बनाती हैं, जस्ट लाइक हम लोग भी हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास बिलफर्ज 300 रुपया या 1000 रुपये हमारे पास आना है, और हमने डेली की इतनी डेली का 10 रुपए या 20 रुपए खर्च करने हैं, और 400 रुपीज हमने इकट्ठा बल्क में भी पेमेंट करनी है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 1000 पूरा का पूरा हमारे पास खर्च हो जाएगा। यानी कि जितना हमारे पास आया था उतना हमने उसको खर्च भी कर लिया। लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें हम कहते हैं नहीं जी, हमारे पास कैश हर सूरत मौजूद रहना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं कि हमारे पास अगर इतने पैसे हमारे पास आने हैं, इतना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, इतनी हमारे पास रिसीविंग्स हमारे पास आएंगे कैश की, और टोटल मिला के हमारे पास इतने आइटम, इतने पैसे हो जाएंगे, और बाकी जो हमने खर्च करने हैं वो इतने करने हैं, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास कैश बैलेंस रह जाएगा। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा ये बनाकर दिखा दूं, बल्कि मैं आपको बनाकर दिखा ही देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को इजी हो जाए। देखिए, कैश बजट के वाले से ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कम्युनिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली ये ऐसे ही, इस पे चीजें ऐसे ही आएंगी। आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, मिसाल के तौर पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का। ठीक है, और उसमें आपने जो अकाउंट रिसीवेबल थे, जो आपने रिसीव करने थे, वो 3,000 के आपने रिसीवेबल्स आपको
होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन चूंकि भी आपका टॉपिक नहीं है तो, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी मिसाल आईसीएमए में या सीए वगैरह में या किसी और हवाले से आप इसको क्वालिफाई करने लगेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये मंथ वाइज पेमेंट्स भी हो रही होती हैं। आपको बताया जाता है कि जून में इतनी पेमेंट रिसीव होगी, जुलाई में इतनी पेमेंट रिसीव होगी, अगस्त में इतनी पेमेंट रिसीव होगी, टोटल पेमेंट का 20%, 30% या 40% इस महीने रिसीव होगा, 40% इस महीने रिसीव होगा। तो ये पार्टीशंस आपको बताई जाती हैं। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से कि टोटल अकाउंट रिसीवेबल आपको 3000 रिसीव होना था, लेकिन अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है जी, ये आपको रिसीवेबल होने थे 3000, लेकिन आपने पे भी करना था। आपने कोई मिसाल के तौर पर बिल पे करना था और वो पे करना था 9000 का। ठीक है, तो टोटल आपके पास बैलेंस कितना आ गया? क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना आ जाएगा? 4000 आपके पास बैलेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक सिंपल कैश बजट, बिल्कुल सिंपल तरीन जिसे आप कह सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये कंपनीज क्या करती हैं, ये इस तरह का कैश एक बजट बनाती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। अब इसमें जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपके पास आ सकता है। यहाँ पर कंप्लीकेशन करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो सकता है कि जून की पेमेंट इतनी आनी थी, ठीक है, और मजीद इसको करें तो हम कह सकते हैं कि नहीं जी, और हमने जुलाई की जो पेमेंट थी, जो सेल हमारी हुई थी जुलाई की, वो हमारी इतनी हुई थी और जुलाई की पेमेंट इतनी आनी थी। तो यानी कि इसको मजीद कम्प्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बनाया जाता है वो यही होता है कि आपने इस तरह का कैश बजट बनाना होता है और उससे आपको पता चलता है कि आपके पास इतना ओपनिंग बैलेंस है और इतनी रिसीवेबल्स आपके पास होने हैं, इतने आपने अमाउंट्स को रिसीव करना है और इतने आपने अमाउंट को पे भी करना है। यानी कि जो नियर फ्यूचर के अंदर जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होनी होती हैं उसको आप यहाँ पर कैश बजट के अंदर आप बनाकर आप इसको वॉच आउट कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको इसमें मुश्किल ना हो। ठीक है, अब ये कंट्रोल डिवाइस कैसे है, यही समझाने का मकसद था सारा, कि ये कंट्रोल डिवाइस ही है। आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके पास 10,000 थे, 3000 आपके पास आना है, तो टोटल आपके पास 13,000 आपके पास हो गए। अब आपने जो खर्चा करना है, जो पेमेंट करनी है, आपने 13,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करनी, इससे कम का पेमेंट करनी है। लेकिन अगर आपने 15,000 की या 20,000 की पेमेंट करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास 20,000 की पेमेंट आपके पास रिसीव भी हो। अब अगर बिलफर्ज आपके पास 13,000 की पेमेंट रिसीव होनी थी और आपने पेमेंट करने 20,000 की, तो फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि आप उसको कहीं से लोन लेंगे, लोन लेकर आप उसकी पेमेंट जो है आप उसको पूरा करेंगे और आप इस तरीके से अपना काम चलाएंगे। तो ये जो कैश बजट है ये इस सेंस में एज कंट्रोल डिवाइस के तौर पर भी काम होता है। देखिए, अकाउंट रिसीवेबल से मुराद ये है कि आपने पैसे लेने थे, ठीक है, आपने पैसे लेने हैं। आपने मिसाल के तौर पर क्या नाम है, नायाब को आपने सेल आउट की, 1000 रुपए की चीज आपने कोई सेल आउट की और उसने उसके बदले में आपको सिर्फ 400 दिए और उसने कहा कि एक हफ्ते बाद 600 रुपए जो बाकी आपका बैलेंस है मैं आपको एक हफ्ते बाद पे कर दूंगी। तो ठीक है, तो 600 रुपए जो है वो आप नायाब के खाते में लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर कि मैंने नायाब से 600 रुपया वापस लेना है। और नायाब इसको कैसे लिखेंगी? नायाब इसको लिखेंगी अकाउंट पेबल के तौर पर कि मैंने रुमैसा को 600 रुपया पेमेंट करनी है। तो वो उनके खाते में क्या होगा? ये अकाउंट पेबल होगा और आपके खाते में क्या होगा? ये अकाउंट रिसीवेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही इसी की यही तफसील बताई जा रही है कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। ये मैंने आपको बता भी दिया है, इसको मजीद में हमें टाइम इस पर ना ही करे तो बेहतर है। देखिए, यहाँ पर वही वही बता रहे हैं कि क्रेडिट बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि कोई आपने उधार के तौर पर कोई चीज किसी को बेच दी है और जो पेमेंट आपने बाकी उससे लेनी है वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा। ठीक है, इस पर टाइम वगैरह फिक्स होता है कि ठीक है जी मैं इतने अरसे में आपको पेमेंट कर दूंगा और वट एवर जो भी आपकी आपस में कमिटमेंट्स होती हैं उस हिसाब से ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है जी, अब आगे अकाउंट रिसीवेबल की आपने आपने उसको डील कैसे करना है? अकाउंट रिसीवेबल को आपने डील कैसे कैसे करना है? देखिए, वेंडर क्या होता है? वेंडर जो चीजों को बेच, मिसाल के तौर पर आपने, अच्छा बहरहाल, रिकॉग्नाइजिंग अकाउंट रिसीवेबल, आपने अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज किस तरीके से करना है? रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई आपके बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल का कोई काम होता है, आपने किसी को उधार पर कोई चीज दी है, तो आपने उसकी एंट्री किस तरीके से पास करनी है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर है कि अकाउंट रिसीवेबल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने किसी को चीज सेल आउट की है 35,000 की, तो आपने क्या लिखना है? अकाउंट रिसीवेबल को
डेबिट करना है और सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। ये जब मैं इंक्रीज मैंने आपको समझाई थी, आई थिंक हमारा पहला लेक्चर था, तो तब भी मैंने आपको ये इंक्रीज समझाई थी और तभी मैंने आपको कहा था सेल अकाउंट को आपने इस तरीके से करना है और अकाउंट रिसीवेबल को आपने इस तरीके से डील करना है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर दोबारा आपके पास ये एंट्री आ गई है, तो अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट करना है और साथ उस बंदे का नाम लिख लेना है, उस पार्टी का नाम लिखना है कि जिस पार्टी से आपने पैसे वापस लेने हैं, और उसमें आपने साथ में क्या करना है, सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है। कितना हो जाएगा, 35,000 से जितनी अमाउंट आपने उससे ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, अब जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, अभी तो ये एंट्री हुई है कि आपने चीज को सेल आउट किया है, जो भी आपकी प्रोडक्ट थी आपने उसको सेल आउट किया है और उसके बदले में आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रिएट कर लिया है। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, एक महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी उसका प्रॉमिस था उस पर उसने पेमेंट कर दिया आपको। अब उस पर दो सूरतें, या तो आपके पास कैश आएगा या फिर आपके पास बैंक में पेमेंट आएगी। ठीक है, अगर कैश आएगा तो कैश को डेबिट कर लेंगे, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट आएगी तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेना है और उसी अकाउंट रिसीवेबल को, जो भी कंपनी का नाम था, ए बी कंपनी है वट एवर, तो आपने उसको क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह ये डेबिट और क्रेडिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखें कि दोनों एंट्रीज का इम्पैक्ट क्या होगा। दोनों एंट्रीज का इम्पैक्ट ये होगा, ये क्रेडिट और ये डेबिट ये आपस में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल पहले डेबिट था फिर क्रेडिट हो गया। अब एट द एंड एंट्री आपके पास बाकी क्या बची, आपके पास कैश आया या बैंक के अंदर आपके पास पैसे आए, वो आपने उसको डेबिट कर दिया, और जो सेल अकाउंट था आपके पास वो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से आपके पास एंट्री मुकम्मल हो गई। इंतहाई सिंपल एंट्री है, कोई इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है। किसी को समझ नहीं है तो मुझसे पूछ ले। हाँ जी, बिल्कुल कैश अकाउंट कह सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश रिसीव हुआ है तो मैंने आपसे कहा था कि आप उसको कैश ही लिखेंगे कि आपके पास कैश रिसीव हुआ है। और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है तो आप जिस बैंक में आपने पेमेंट दी है, HBL है, मिजान बैंक है, वट एवर, आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, ताकि फिर उसी के ही लेजर में आप उसकी पोस्टिंग भी करेंगे। देखिए, ये नाम लिखना होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आपने इन चीज़ों के नाम लिखने हैं। आपने पार्टी का नाम लिखना है, आपने बैंक का नाम लिखना है। ठीक है, सेल हुई है तो सेल लिखेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें तकरीबन कोई 10 प्रोडक्ट्स हैं और आप 10 प्रोडक्ट्स को ही सेल आउट कर रहे हैं। मिसाल एक फर्नीचर वाली फैक्ट्री है, उसमें आपके पास टेबल भी है, चेयर भी है, सोफा भी है, वट एवर, आपके पास 10 आइटम्स हैं। तो अगर आप टेबल सेल आउट कर रहे हैं तो सेल टेबल लिखेंगे, सेल ऑफ टेबल एट द रेट इतना और अमाउंट इतनी, नंबर ऑफ टेबल्स इतनी सेल हुई हैं और एट द रेट इतने इतने के हिसाब से हमने टेबल्स को सेल किया है। मिसाल के तौर पर 1,000 से टेबल सेल हुई है और 10 टेबल्स आपने सेल की हैं, तो आप नरेशन में लिखेंगे कि 10 टेबल सेल एट द रेट ऑफ 1,000। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000। तो उसको आपने क्रेडिट कर देना है, और अगर आपके पास कैश रिसीव हुआ है तो आपने कैश को डेबिट कर लेना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो टेबल्स हैं वो इतनी सेल्स हुई हैं। और अगर चेयर सेल हुई हैं तो आपने चेयर्स को मेंशन करना है कि चेयर्स हमारी सेल हुई हैं। अब चेयर का सेल अकाउंट अलग बनेगा, टेबल का सेल अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है, सोफा अगर कोई है तो सोफे का सेल अकाउंट अलग बनेगा। इस तरह जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आपने उन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के सेल अकाउंट भी अलग अलग बनाने, ताकि आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट की हमने इतनी सेल की है। ताकि जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगेंगे, जब आप इसका एक एग्जैक्ट खाता बनाने लगेंगे कि आपको पता चले कि इसमें से हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, तो आपको हर चीज का अलग अलग से नेट प्रॉफिट पता चल सके। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें वहीं पर हैं। नोट रिसीवेबल का देखें, जस्ट लाइक नोट रिसीवेबल भी ऐसे ही हैं जैसे हमें अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल के बारे में, ये भी वैसे ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फर्क आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसमें एक जो जिस तरह आप सिंपल वर्ड्स में कह लेना कि जिस तरह लिखत पढ़त होती है, इसी तरह का एक प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है कि मिसाल के तौर पर ए ने बी से कोई प्रोडक्ट ली और बी ने उसे कहा कि मैं आपको 1 माह बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो ये तो सिंपल हो गया अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन नोट रिसीवेबल में ये होता है कि बी ने अगर कहा है कि मैं आपको 1 माह बाद पैसे वापस कर दूंगा, कहते हैं नहीं जी ठीक है जी, आप एक प्रोमिसरी नोट लिख कर दे दें आप हमें, ठीक है, कि आप हमें 1 माह बाद इससे पैसे हमें वापस कर देंगे। तो इसका क्या होता है, ये एक बेनिफिशियरी हो जाता है इस सेंस में कि ये एक लीगल प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है,
और एक एविडेंस हो जाता है और इसकी वर्थ जो सी है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल कभी ये हो सकता है कि 1 महीने बाद वो कहे नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, आप बाद में ले लेना, या कुछ तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन जब वो एक प्रोमिसरी नोट लिख कर देगा तो वो बाउंड होगा कि उसने लाजमी तौर पर ये पैसे 1 महीने बाद वापस करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसमें और उसमें जस्ट ये एक छोटा सा फर्क है पड़ा। एंट्री वही होगी, नॉट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, आपके पास सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और नॉट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर ना एक चीज आ जाती है कि इंटरेस्ट। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पार्टी कहती है, मिसाल ए ने अगर कोई चीज बी को सेल की है, कहते आप प्रोडक्ट तो आप हमसे अभी ले रहे हो, आप हमसे प्रोडक्ट हमारी अभी ले रहे हो और हमें पेमेंट करोगे बाद में, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद, वाट एवर जो भी उनके दरमियान एक मुआहिदा तय पाता है। कहते जब आप हमें 6 महीने बाद पेमेंट करोगे, प्रोडक्ट आप हमसे भी ले रहे हो, तो आप उस पेमेंट पर हमें इंटरेस्ट भी पे करोगे। ये ऐसे ही होगा जैसे आप बैंक के अंदर कोई पैसे रखवाते हो और बैंक को कहते हैं कि हमें इसके बदले में पैसे दें। ठीक है, तो वो उसी सूरत में नॉट रिसीवेबल के तौर पर भी आप इंटरेस्ट लेते हैं कि आपने चूंकि हमसे प्रोडक्ट अभी ले ली है और पैसे पैसे आप हमें बाद में दोगे, तो आप उन पैसों पर हमें इंटरेस्ट भी आप हमें दोगे। उसकी मेच्योरिटी तब भी होगी जब आपको वो कैश रिसीव होगा, जब आपको वो पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ कोर्स वही होगी एट द एंड ऑफ, जब आपके पास पेमेंट आ जाएगी, मेच्योरिटी डेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक इलस्ट्रेशन सेंस में दी है कि इन्होंने कहा है कि आपकी जो मेच्योरिटी डेट है वो आपका जो क्लोजिंग अकाउंटिंग पीरियड था उसके बाद की है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी कि आपने 50,000 रुपए लेने थे नॉट रिसीवेबल के तौर पर, और आपने ये ट्रांजेक्शन की है 1 मई 2020 को। अच्छा जी, 1 मई 2020 को आपने ट्रांजेक्शन की है, 50,000 आपने लेना था और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की है। अब आप ये देखिए 3 महीने जब इसके पूरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मई जून जुलाई, यानी कि जुलाई में ये मैच्योर होगी, तो क्या होगा कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पर वो कह रहा है कि 12% पर एनम। अब ये बात आपने अच्छे तरीके से समझने की है। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि मुझसे जो फर्स्ट टाइम मिस्टेक हुई थी इस वाले से, तो उसका भी मैं आपको जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि क्या हुई थी। तो 12% पर एनम उसका इंटरेस्ट रेट भी है, और 3 महीने बाद इसकी मेच्योरिटी है, और फर्स्ट में को ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुई और 50,000 आपका नोट रिसीवेबल है। तो जो आपकी पहली एंट्री होगी, अब वो क्या करेंगे, नोट रिसीवेबल जिस भी पार्टी का है, अहमद एंड सन्स का है, अहमद सन के नाम से आप उसको डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देखें 30 जून को आप एंट्री क्या करेंगे, 30 जून 2020 को। ठीक है, अब 30 जून 2020 को आपने वो एंट्री करनी है जो चीज आप अर्न कर चुके हैं, जो चीज आप हासिल कर चुके हैं। अब देखिए 12% जो पर एनम था 50,000 का, अब ये था पर एनम। पर एनम से मुराद ये है कि आपने इसको 12 पर तकसीम करना है और उसको कर लेना है मंथ वाइज। जब आप 12 पर तकसीम करेंगे तो ये 1 महीने का आ जाएगा, और अब आपने चूंकि मई में ट्रांजेक्शन की थी तो मई और जून आपके कितने हो गए, 2 महीने हो गए आपके पास, तो आपने उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने लगा था तो गलती ये हुई थी प्रैक्टिकली कि मैंने टोटल अमाउंट का 12% लिया और जो ओनर से उनके आगे पेश कर दिया कि देखिए जी ये इंटरेस्ट बनता है, और बैंक वालों ने गलती से आपसे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, और देखिए जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काफी एम्बेरसिंग भी था, लेकिन चूंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इस सेंस में जो ओनर थे उन्होंने पहले मुझे देखा अच्छे तरीके से और फिर उन्होंने कहा यार इसको दोबारा आप अच्छी तरह पढ़ो और आपको समझ आ जाएगी। मैंने कहा जी मैं अच्छी तरह करके आया हूँ। जिस होता है ना फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस फुल, नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है, और ये वो फिर उन्होंने दोबारा थोड़ा सा मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको दोबारा पढ़ें, ये पर एनम के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया है, जबकि हमने जस्ट इनको 40 डेज की पेमेंट करनी थी इंटरेस्ट की, आप इसको दोबारा कैलकुलेट करें। जब उन्होंने ये वाली बात की तब मेरे दिल में क्लिक हुआ कि यार ये तो वाकई गलत हो गया है। तो वो डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं जो बैंक वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने पर एनम लिया और मंथ के हिसाब से हमें दे दिया, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जितने महीने हमने उसको ऑन कर लिया था, और 12 से चूंकि साल में 12 महीने होते हैं तो हमने उसको डिवाइड कर लिया। अब जब आप इसको डेज के हिसाब से करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने जितनी भी आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आई है आपने उसको
365 से डिवाइड करना है, 365 से आपने डिवाइड करना है, क्योंकि पूरे साल में 365 डेज होते हैं और जितने दिन आपने उसको यूज किया तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास उतने दिनों का आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, तो जून के अंदर आपके पास ये ट्रांजेक्शन हुई, तो जितना आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने 1000 लिख लिया, और इंटरेस्ट इनकम चूंकि आपको वो अर्न हो चुकी है, आपने उसको क्रेडिट कर देना है 1000 रुपए से। आप ये देखिए, ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अभी तक आपको मिला नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन नोट रिसीवेबल 1000 रुपए से, और इंटरेस्ट इनकम आपके पास 1000 से क्रेडिट हो जाएगी। जब आप इसकी मेच्योरिटी होगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट आपके पास डेबिट हो जाएगा 51,500 से। अब 50,000 इस पे क्या था आपके पास जो आपने रिसीव करना था, और 1500 आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो 1500 थी, तो टोटल कितना हो गया 51,500। वो आपके पास बैंक में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोट रिसीवेबल आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे, जितने आपने उससे लेने थे 50,000 से। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना था, वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, और इंटरेस्ट इनकम आपके पास कितनी हो जाएगी, 500 से आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। इंतहाई सिंपल आपके पास ये एंट्री है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझना है तो वो मुझसे पूछ ले। ये छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं, और ये बाद में फिर काफी परेशान करती हैं कि ये कैसे हुआ था ये सारा मामला। ठीक है, 1000 को और 500 को बताऊं इस एंट्री में। देखिए 1000, ये 1000 जो है ना, ये वो वाला 1000 है जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि आपके मई और जून के अंदर आपके पास मई और जून में चूंकि आपने उसको रिसीव कर लिया था पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो ये वो वाला 1000 रुपए है। ठीक है, और जो ये 500 रुपए है, ये 500 चूंकि आपने इस साल अर्न किया है, तो इस वजह से आपका इंटरेस्ट इनकम इस साल की है। जुलाई की जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है जुलाई का, ये वो 500, और 50,000 वो है जो कि एक्चुअली आपने रिसीव करना था। ठीक है, और कोई बात नहीं, आप पलवशा कोई बात चलें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फौरी तौर पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, कुछ ऐसा भी होता है कि जो डिसऑनर हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने किसी से पैसे लेने थे, लेकिन वो पैसे आपको टाइमली नहीं दे पाया। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, डिसऑन हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक आपका डिसऑनर चेक्स डिसऑन होते हैं कि आपने बैंक में प्रेजेंट किए, लेकिन आपके पास क्रेडिट नहीं हुए पैसे, किसी भी वजह से उसके साइन मैच नहीं कर रहे थे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, वट एवर जो कुछ भी था, तो सिर्फ जो नोट रिसीवेबल होता है वो भी डिसऑन हो जाता है। ठीक है, अब जब डिसऑन हो गया तो फिर आपने उसको क्या, आपने उसकी एंट्री करनी है। अब आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर लेना है, और नोट रिसीवेबल और जो बाकी एंट्री थी आपने उसको वैसे क्रेडिट कर। अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रिएट कर लेना है कि आपने उससे पैसे वापस ले। देखिए 500 हमने, मैंने आपको बताया 3 माह के लिए ट्रांजेक्शन की थी, उसमें से 2 माह जो थे वो मई और जून वाले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में थे, और जुलाई वाला इसी फाइनेंशियल ईयर में था। ये 3 माह डाइवर्ट हो गए, 2 माह प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और 1 माह जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका है। ये जो 1000 रुपए है, 500 रुपए पर माह, पर मंथ, 500 पर मंथ, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के थे। मई और जून के दोनों को जमा किया तो 1000 हो गए, और जो ये 500 है, ये आपके पास इस साल जो जुलाई में आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, ये इस साल का है 500 रुपए। ठीक है, अब उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये इस साल जो आपने अर्न किया है 500, ये वो वाला अर्न। ठीक है, जो 1000 रुपए था वो प्रीवियस था। ठीक है, अब आपने जब डिसोनर होगा तो आपने इसको ये एंट्री कर लेनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, आपके पास नोट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, ये डिस्पोजल ऑफ रिसीवेबल क्या मतलब है कि देखिए, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं वो क्या करती है, वो उधार पर बहुत सारे पार्टीज को अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रही होती है। ठीक है, ठीक है जी। अब बहुत सारी जो फर्म्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो क्रेडिट पर पेमेंट अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्रेडिट पर जो चीज दे रहा होता है उससे फौरी तौर पर ले ली जाती है, और जो कैश पर दे रहा होता है उसको कहा जाता है कि आप डिस्काउंट दें या वट एवर, उसकी इतनी पोजीशन इतनी बेहतर नहीं होती है। तो जब आपके पास रिसीवेबल क्रिएट हो गया, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पैसे वहां से निकलवाने हैं। आजकल का जो फिनोमेना है वो ये है कि किसी से पैसे लेना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत एक बड़ा फन है कि आप किसी से पैसे निकलवा लें। अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जब आपने किसी को कोई ट्रांजेक्शन की और आपने किसी को उधार पर कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर दी, तो प्रोडक्ट तो उसके पास चली गई,
अब आपने उससे पैसे वापस लेने हैं। अब पैसे वापस लेने हैं तो आप उसके पास चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, डिले कर रहा है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या किया जाता है, वो कहते हैं कि आपने कैश डिस्काउंट्स की ऑफर करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो ऑफर करनी है कैश डिस्काउंट्स की। ठीक है जी, आप हमें पैसे दे दें, हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। ठीक है। और फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल है, आपने जो अकाउंट रिसीवेबल है थ्रू एजेंसीज, आपने एजेंसीज के थ्रू ये सारे काम करने हैं। जस्ट लाइक ब्रोकर्स, आप ये समझ लें कि ब्रोकर के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पैसे लेकर आपको देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको डिस्करेज कर सकते हैं, और अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनको आप इजीली रिसीव कर सकते हैं। ये प्लेजिंग अकाउंट रिसीवेबल विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आपने प्लेज कर देना है, उनके थ्रू प्लेजिंग करनी है। अब प्लेजिंग क्या है, प्लेजिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ प्लेजिंग क्या है। प्लेजिंग क्या है, प्लेजिंग, कभी आपने फॉरेक्स का नाम सुना है? फॉरेक्स इंटरनेशनली तौर पर जो आपकी ट्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है, जितने भी आपके गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, आपके जितने करेंसीज हैं, आपके जितने कम्युनिटीज हैं, वो किस पर ट्रेड हो रहे होते हैं? फॉरेक्स पर ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने एक अपना अकाउंट बनाया, मिसाल के तौर पर हानिया है कोई, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया $10,000 का। ठीक है, अब उन्होंने ट्रेड शुरू कर दी। फॉरेक्स पे एक्चुअली होता क्या, ट्रेड होती है। ट्रेड क्या है कि आपने चीजों को परचेज करना है और सेल करना है। इवन आप पहले सेल आउट भी कर सकते हैं, बाद में भी परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिकली हमारा फिनोमेना क्या है कि हमने पहले चीजों को परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे, जबकि फॉरेक्स के अंदर क्या होता है कि आप पहले चीजों को सेल आउट भी कर सकते हैं, बाद में भी उसको परचेज कर सकते हैं। दोनों तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, और ये आप ऑनलाइन कर रहे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे होते हैं। और डॉलर्स के अंदर ये जो भी आपकी करेंसी, आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप कमोडिटीज भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक आपके गोल्ड है, सिल्वर है, आपके पास आयरन है, आपके पास ऑयल है, क्रूड ऑयल है, मुख्तलिफ किस्म के वो चीजें हैं, आप ये भी सेल परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप करेंसीज के अंदर भी अपनी चीजों को सेल और परचेज कर सकते हैं, करेंसीज को भी सेल परचेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके पास डॉलर है, येन है, यूरो है, पाउंड है, आप इन चीजों को भी सेल और परचेज कर सकते हैं, करेंसीज को भी। अब हानिया एक ट्रेडर हैं, उन्होंने फॉरेक्स के अंदर अपनी एक अकाउंट ओपन किया और उन्होंने गोल्ड को सेल कर दिया। ये सिंपल करें तो आप, उन्होंने गोल्ड को परचेज कर लिया, कितने में? मिसाल के तौर पर $1,000 में परचेज किया, और उस वक्त गोल्ड का रेट था मिसाल के तौर पर 900 के करीब उसका रेट था। अब उसने परचेज किया 1000 का, और 900 के करीब उसका रेट था, लेकिन गोल्ड की जो प्राइस थी वो ग्रेजुअली डाउन होना शुरू हो गई। और अच्छा, गोल्ड का प्राइस 900 था, और उसने 1000 का उसने परचेज किया, और ग्रेजुअली जो गोल्ड की प्राइस थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई, और वो 700 तक चली गई, फॉर एग्जाम्पल। अब हानिया ने ये फील किया कि यार, ये अगर मैं इस तरह लॉस बर्दाश्त करती रही तो एक वक्त आएगा कि मेरा जो अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। तो जो मेरा 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, भले ही मैंने इसको परचेज किया हुआ है गोल्ड को, लेकिन लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरा जो ये 10,000 का है अकाउंट, तो ये तो फौरी तौर पर ब्लॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो अकाउंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो क्या करती है, वो एक एंट्री और पास करती है। वो क्या करेगी, गोल्ड को सेल कर देगी। कितने से? 1000 से ही, सेम अमाउंट से। ये बात याद रखनी है, गोल्ड कितने से? सेम अमाउंट से उसने उसको सेल कर दिया, यानी कि पहले परचेज किया था फिर उसको सेल कर दिया। अब आप देखें कि जितना भी परचेज की वजह से और रेट डाउन होने की वजह से जो भी लॉस हो रहा था, वो सेल करने की वजह से वो लॉस उसका कवर अप होता जाएगा। अब मिसाल के तौर पर इस पोजीशन में उसके पास जो लॉस आया था, मिसाल के तौर पर 5000 था, तो जब ये वाला प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेगी, ये वाला काम वो करेगी हानिया, तो लॉस 5000 से ज्यादा नहीं होगा, लॉस 5000 पर ही रुक जाएगा। और इस प्रोसीजर को हेजिंग, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ट्राई करना समझने की। अच्छा, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर ये प्लेजिंग का लफ्ज है, मैं वो इसको हेजिंग समझ रहा था। ये प्लेजिंग का वर्ड है। प्लेजिंग तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने अकाउंट रिसीवेबल दे देने और वहां से आपने उसके अगेंस्ट पैसे ले लेने, ये तो सिंपल सी बात हो गई थी।
मैं दूसरी तरफ निकल गया। ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, ऑफ कोर्स फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये इनकी इंक्रीज है अकाउंट रिसीवेबल की, जब आप एंट्री करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल विद 8%, जब आप इसको डिस्काउंट के हिसाब से करेंगे तो बैंक अकाउंट आपके पास 92,000 से, जो आपके डिस्काउंट आपने दिया है वो आपके पास 8,000 से डेबिट हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 10,000 से 100,000 से आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल से एंट्रीज हैं, इसमें ऐसा कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वही बात है। प्लेजिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या है कि आपने बैंक से ही लोन ले लेना है अकाउंट रिसीवेबल को प्लेज रखवा कर। जस्ट लाइक गोल्ड वगैरह या दूसरी चीजें प्लेज रखवाई जाती है, वैसे अकाउंट रिसीवेबल को प्लेज रखवा कर वहां से पैसे लिए जा सकते हैं। हाँ जी, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल क्या है? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सिंपल सी बात है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को किस तरीके से वैल्यूएट करना है। वो ऑफ कोर्स वो जब इसकी एंट्री होती है तो उस वक्त इसकी वैल्यूएशन हो जाती है, और उसके बाद उसको बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है कि हमने इतने अमाउंट के जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उसको हमने क्रिएट किया है, और हमने इतने पैसे उनसे लोगों से लेने हैं। उनका पीरियड भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देखें कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मिसाल के तौर पर हानिया ने या ए ने बी से पैसे लेने थे, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो गया, लेकिन बी ने एज अ टाइम ऑफ पेमेंट उन्होंने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं है, और ए ने फुल जोर लगाया कि नहीं जी मुझे पेमेंट चाहिए, मेरी पेमेंट थी, मुझे पेमेंट वापस करो, वट एवर जो भी उनका प्रोसीजर था उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या हुआ कि पता चला कि बी ने ए को पैसे वापस नहीं करने, वो उनके बैड डेट के अंदर शामिल हो गए। तो आपने क्या करना है, जब ये बात कंफर्म हो जाए कि देर इज नो चांस ऑफ कलेक्शन, कि आपके पास पैसे रिसीव नहीं होने, बी ने बिल्कुल पैसे नहीं देने, ठीक है, बी बिल्कुल ही भगोड़ा हो गया है, या बी का बिजनेस ठप हो गया है और बी बिजनेस छोड़ के भाग गया है, वट एवर जो भी कंडीशन बनी, आपको अब ये कंफर्म हो गया है कि वहां से मुझे पैसे नहीं मिलने। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एंट्री पास कर लेनी है बैड डेट की, और उस एंट्री क्या होगी, बैड डेट डेबिट हो जाएगा और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल एंट्री है, इसमें ऐसा कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये इस वजह से किया जाता है ताकि आपके जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपकी एक्चुअल पोजीशन में आ जाए और वो रिड्यूस हो जाए। और अगर कभी ये सिचुएशन बन जाए कि बी ने जो पहले कहा हुआ था कि नहीं जी मैं पैसे नहीं देता और मेरे पास पैसे है ही नहीं, लेकिन फॉर फ्यूचर उसके पास कहीं से पैसे आ जाएंगे, उसका बिजनेस दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए, और वो अपने पुराना जो बिजनेस जो रिलेशनशिप थे उनको बिल्डअप करने के लिए कहे नहीं जी ठीक है जी मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ, तो फिर एंट्री क्या होगी, फिर आपने बैड डेट को रिवर्स एंट्री कर लेनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे आपके पास और बैड डेट आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे। और जब आप इसकी अमाउंट को रिकवर कर लेंगे तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश देगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर वो बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे। ये वही सेम एंट्री है जो ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं। देखें ये एक तो सिंपल सा मेथड है कि आपके पास आपको पता था कि बी ने मेरे मिसाल को 50,000 देना था और आपने 50,000 ही आपने उसको बैड डेट के अंदर लिख दिया कि ठीक है जी ये बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर ऐसा हो जाता है कि आप उसके जो अलाउंसेस हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि उसका जो एक पोर्शन है आप उसको यूं समझ लें कि एक पोर्शन क्रिएट कर दिया जाता है बैड डेट के हवाले से। ठीक है, डाउटफुल जो आपके पास पेमेंट है उसके हवाले से एक पोर्शन क्रिएट कर लेते हैं, एक अलाउंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है कि यार ये हो सकता है कि ये वाली पेमेंट हम उसके लिए रख देते हैं कि जो हमारे पास बैड डेट थे हम इसमें से इसको कवर अप करेंगे। और आप ये इसको किस बेस पर करेंगे, आप इसको पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर करेंगे। ठीक है, आप इसको किस बेस पर करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर करेंगे कि प्रीवियसली हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स हुई थी तो हमारे पास इतने बैड डेट्स हुए थे और ये लोग छोड़कर चले गए थे। तो यानी कि जिस तरह होते ना एक्सपीरियंस के बेस पर कि आपको पता चल जाए कि हमारे पास बैड डेट्स इतने हमारे पास क्रिएट होंगे। ठीक है, अब इस पे वो कह रहा है कि दो तरीकों से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं दो तरीकों से। एक आपके पास है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच क्या कहती है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच यही कहती है कि मिसाल के तौर पर आपके जो लास्ट ईयर थी उस पर आपने जो देखिए पूरी सेल का आपने नहीं लेना, यहाँ पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पूरी सेल का आपने बैड डेट क्रिएट नहीं करना और ना ही जो रेशो आपने डेवलप करनी है वो पूरी सेल पर करनी है। देखिए जो कैश सेल आपके पास हुई है उसका जो कैश आपके पास रिसीव हो गया उस पर तो बैड डेट का जिक्र ही कहीं नहीं
नहीं हो सकता ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपके पास कैश रिसीव हो गया है। आपके पास जो बैड डेट आएंगे या डाउट्स जो आपके पास क्रिएट होंगे वो आपके पास क्रेडिट सेल्स पर क्रिएट होंगे, जो आपने क्रेडिट पर सेल की है। ठीक है, अब आपने जितनी भी क्रेडिट पर सेल की है और आपको पता था पिछले साल हमने जितनी क्रेडिट पर सेल की थी, हमने उस पर 2% हमें उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मिसाल के तौर पर 100 रुपया क्रेडिट सेल किया था तो 2 रुपया हमें रिसीव नहीं हुआ था और 98 रुपीज हमें रिसीव हुए थे। ठीक है, तो आपने इस बेस पर आपने अपने जो बैड डेट्स के अलाउंस है वो आपने क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और जो अलाउंसेस हैं वो आपने क्रेडिट कर देने हैं 200 रुपए से। यहाँ पर तो उन्होंने 15,50,000 अमाउंट ली है, तो सिंपल अगर आप समझें 100 रुपए की आपने क्रेडिट सेल की थी पिछले साल, 2% आपके बैड डेट हुए, मीन्स के 98 रुपीज आपको रिसीव हो गए और 2 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए। तो जो 2 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए तो आपने यहाँ पर 2 रुपए की एंट्री कर लेनी है। बैड एंड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा आपके पास और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर आपने इसको किस तरीके से डील करना है कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को और जो अलाउंसेस आपने उसमें से माइनस कर लेने हैं, तो नेट आपके अपने पास यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल लिख लेने हैं कि ये अलाउंस हमने वैसे बैड डेट के तौर पर कर लिए कि इतने पैसे हमारे पास आने हैं। और ये सारा कुछ किस वजह से किया जा रहा होता है, ये सारा कुछ करने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि आपकी वर्थ कितनी और आपके पास कितने पैसे आपके पास एक्चुअली आने हैं, ताकि जो नेक्स्ट फ्यूचर के जो आपके बिजनेस के डिसीजंस हैं वो आप इस हिसाब से ले सकें कि आपके पास मिसाल 15 लाख का अमाउंट है तो 15 लाख आपके पास आने हैं, तो और आपने आगे कितनी परचेजिंग करनी है और कितना प्रोसेस आपने करना है अपने बिजनेस के हवाले से। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच आपके पास हो गई। ठीक है, ये वही एंट्री दोबारा आपने कर लेनी है कि अगर उसमें से 85-100 के आपके पास रिसीव नहीं हुए थे, ठीक है, आपने अंदाजा लगाया था किसी भी अमाउंट का लेकिन 85-100 के उसमें से आपके पास रिसीव नहीं हुए, तो क्या करेंगे, अलाउंसेस फॉर डॉटफुल डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जितने जो भी कंपनी थी अहमद एंड कंपनी, उससे आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कभी ये वापस मिल जाएगा आपके पास तो आपने उसके रिवर्स एंट्री कर लेनी है। अच्छा जी, पहले थी हमारे पास इनकम टैक्स की इनकम टैक्स इनकम स्टेटमेंट की, और दूसरे हमारे पास है बैलेंस शीट अप्रोच। अब बैलेंस शीट अप्रोच हमें क्या बताती है, देखिए हैं दोनों ही परसेंटेज। ठीक है, इसमें इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना कि इनकम स्टेटमेंट की जो अप्रोच थी उसमें भी परसेंटेज आपने लेने थे जितने आपके रिसीवेबल्स थे, जितने आपकी क्रेडिट सेल थी, और इसमें भी आपने परसेंटेज के हिसाब से आपने करना है। लेकिन जो बैलेंस शीट की अप्रोच है उस पर यह कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर जुलाई से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल और जो फाइनेंशियल ईयर है वो अब क्लोज होने वाला है, अब मई हो गई है, अब जुलाई से स्टार्ट हुआ और मई तक आप पहुंच गए, यानी कि तकरीबन 10-11 महीने आपके फाइनेंशियल ईयर्स को हो चुके हैं। ठीक है, अब आपने कोई एक सेल की थी, क्रेडिट सेल की थी, वो जुलाई में सेल की थी, जुलाई में अगस्त में सेल की थी, वो क्रेडिट सेल हुई थी और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अब आप मई जून में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उस क्रेडिट सेल की पेमेंट आपके पास नहीं पहुंची। एक तो ये पॉइंट आप समझ लें। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने अप्रैल और मई में ही सेल की और वो क्रेडिट पर की और उसकी पेमेंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। अब देखिए दो अप्रोचेस यहाँ पर हो गई। एक बात ये हो गई कि आपने जो क्रेडिट सेल की थी, एक क्रेडिट सेल को तकरीबन 10 माह 11 माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपके पास पेमेंट नहीं आई, और दूसरे क्रेडिट सेल को जस्ट 1 महीना हुआ है और अभी तक आपके पास पेमेंट नहीं आई। अब इन दोनों क्रेडिट सेल्स में अब आपने ये चीज देखनी है कि किस क्रेडिट सेल का आपके पास चांसेस हैं कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी, और वो हैं जो अर्ली आपके पास, जो अभी आपने जस्ट 1 महीना हुआ है उसके चांसेस हैं कि आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। जिसको ऑलरेडी 11 महीने हो चुके हैं इसका मतलब है कि उसकी नीयत नहीं है पेमेंट करने की। ठीक है, तो बैलेंस शीट अप्रोच यही कहती है कि जो लॉन्ग टर्म आपके पास जो क्रेडिट सेल थी उसके चांसेस कम हैं और जो अभी आपके पास फ्रेश अकाउंट है उसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपको पैसे मिलने के, और बैड डेट के इसके अल्टरनेट हो जाएगा। देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ओल्डर द अकाउंट्स, मैं ढूंढ रहा था, ओल्डर द अकाउंट्स, जितना ज्यादा उस अकाउंट को टाइम हो चुका होगा अकाउंट रिसीवेबल को, हैव ग्रेटर चांस ऑफ नॉन रिकवरी, रिकवरी ना होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ग्रेटर चांस। ठीक है,
और जो फ्रेश अकाउंट रिसीवेबल होगा, जिसको कि अभी आपने, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने जस्ट 1 महीना हुआ था क्रेडिट सेल को, उसके क्या होंगे, नॉन रिकवरी के लोअर चांस होंगे। ठीक है, इस वजह से क्या कह रहे हैं, जो बैड डेट है आप जो इसकी रेशो बनाएंगे, वो जो लॉन्गर आपका जो ओल्ड अकाउंट है आप उसको ज्यादा कंसिडरेट करेंगे। ठीक है, उनको जो रेट है वो ज्यादा देंगे और बैड डेट के हवाले से, और जो अभी आपके पास रिसेंटली आपके रिसीवेबल्स हैं उनको आप उनके जो चूंकि चांसेस ज्यादा हैं पेमेंट होने के, ठीक है, तो बैड डेट इस वजह से उनके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जिबिट दी है और उन्होंने बताया है कि जायद एंड कंपनी है, सुलेमान है, डिसेंट है, जीनत है, अहमद एंड कंपनी है, टोटल यही अमाउंट है। अब इसमें से जो नेट येट ड्यू है वो यही अमाउंट है, और जो 1 से 30 महीने के 1 महीने का जो पीरियड था उस दौरान जो हमने सेल आउट की, इनसे जो रिसीवेबल थे वो यही रिसीवेबल थे, और 2 महीने के जो रिसीवेबल हैं वो यही हैं, 3 महीने के इतने हैं, और जो 3 महीने से भी ज्यादा के जो रिसीवेबल्स हैं वो ये हैं पड़े। ठीक है, अब टोटल उन्होंने कर लिया, टोटल इसका भी टोटल कर लिया, इस कॉलम का भी टोटल कर लिया, सबके टोटल कर लिए। अब उन्होंने कहा कि जो 1% इसका है वो उसके चांस है कि अनकलेक्ट रह जाएगा, यानी कि इसमें चांसेस कम है ना, तो 1% कम से कम चार्जेस हैं। इसमें 2% हो गए, इसमें 3%, और इसमें 6%, और इसमें 10%। तो 10% के चांसेस हैं कि रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबको आपने परसेंटेज लेनी है और टोटल कर लेना है। आपके पास यहाँ पर टोटल इतना आ जाएगा कि टोटल अनकोलेक्टेबल आपके पास कितने हो गए, 41,090 आपके पास अमाउंट आ जाएगी और इसी की आपने एंट्री कर लेनी है। हाँ जी, किसी को ये बात समझ ना आई तो मुझसे पूछ ले। चलें जी, एग्जिबिट वाला को दोबारा समझा देते हैं। देखें जी, ये है इनका अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल, और उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल का शेड्यूल इस हिसाब से बनाया है कि आपके टोटल कितने रिसीवेबल्स हैं, उनमें जो अभी अभी के हैं 1 महीने के अंदर अंदर वाले हैं, जो नेट वाले हैं वो कितने हैं, और जिनको आपने नेट पे सेल आउट किया था। ठीक है, और जो 1 महीना जिनको हो चुका है सेल को, लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, जिनको 2 महीने हो चुके हैं, ये 2 महीने वाले हो गए 31 से 60 डेज, 60 डेज, 31 to 60 डेज, और 61 to 90 डेज, ये कितना हो गया, 3 महीने हो गए। और ये कितने हो गए, 3 महीने से ज्यादा आपके इसकी सेल को हो चुके हैं और आपने इसको रिकवर करना है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ कंपनियों के नाम आपके पास हैं, और ये टोटल उन्होंने दे दिया है कि ये इसका टोटल हो गया, ये इसका टोटल हो गया, इसका टोटल, ये इसका टोटल। यहां तक तो मुझे लगता है किसी को कोई मसला नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चूंकि बैलेंस शीट अप्रोच हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने ये देखना है कि जो प्रेजेंट हमारे पास जो अनकोलेक्टेबल है, जो हमारे पास कोलेक्ट नहीं होगा, जो कि हम कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिलने। ठीक है, अब उसमें बैलेंस शीट अप्रोच क्या कहती है कि जो फ्रेश होगा उसके चांसेस अनकोलेक्ट होने के कम है। ठीक है, बैलेंस शीट अप्रोच क्या कह रही है कि जो हमारे पास फ्रेश, हमारे पास क्रेडिट सेल है, उसके पास अनरिकवर होने के, अनकोलेक्ट होने के चांसेस कम है। अब फ्रेश हमारे पास कितने हैं, एक ये वाला है कॉलम, उसके अनरिकवर होने के चांसेस कम है, तो वो कितने होगा, 1%। उसके बाद जो इतना है वो 2% है, वो 2% हो गया। उसके बाद 3%, फिर 6%, और फिर 10%। अब जितना जितना हमने इसके कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 50,000 का 1% लिया तो 500, 7.5 लाख का 2% लिया तो 15,000, 6,35,000 का 3% लिया तो 19,050, 1,01,500 का 6% लिया तो 6,090, 13,500 का 10% लिया तो 1,350। इन सबको जमा किया तो 41,090 हमारे पास वो अमाउंट है जो कि हमने एस्टिमेट की है कि हमें रिकवर नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें कोई बात कंफ्यूजन वाली है तो मुझे पता है। हाँ जी, नायाब समझ आ गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी एंट्री कर लेनी है। एंट्री आपने इस अमाउंट से कर लेनी है। 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं सोच रहा था कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। मैं आपको बता दूं ताकि पॉइंट क्लियर करके मैं आगे जाऊं। ये 10,000 का जो डिफरेंस है वो वही वाला बैलेंस है जो पहले आप लोगों ने अलाउंस क्रिएट किया था। ठीक है, ये अलाउंस वाला बैलेंस है, जो कि वो ऑलरेडी आप एक अलाउंस क्रिएट कर चुके थे, उस पे आपके पास 10,000 का बैलेंस था, तो आपने 41,000 में से 10,000 माइनस कर देना है, तो 31,090 का आपने डाउटफुल अकाउंट की एंट्री कर लेनी है, बैड डेट की एंट्री कर लेनी है। और इसी तरह इसका लेजर बनेगा, जस्ट लाइक हमने लेजर जिस तरह पहले बनाया था वैसे इसका लेजर बन जाएगा। और बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास 15,50,000 आपने रिकवर करना था, और उसमें से आपने 41,090 आपको रिकवर नहीं हो सका, तो आपने 15,08,910 की आपने बैलेंस शीट में इसकी एंट्री कर लेनी है। अच्छा, देखिए यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मुराद क्या है, देखें आपके पास
आप कोई फर्म रन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं बिलफर्ज, लेकिन आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आपके पास मौजूद है, एक्स्ट्रा पैसे आपके पास मौजूद हैं, तो आप क्या करते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने का मकसद क्या होता है कि आपको वहां से प्रॉफिट आए। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख को वैसे का वैसे पड़ा रहने देंगे। तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पैसों को सर्कुलेट करते हैं, और सर्कुलेट करते हैं और बार बार मुख्तलिफ जगहों पर उसको इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर बात है फिर वहां से उनको प्रॉफिट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये एक मेन पर्पज है इसका इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकती है, आपके पास शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर जो बिजनेसमैन है ज्यादातर वो क्या कर रहे होते हैं, वो उसको शॉर्ट टर्म में लेकर चल रहे होते हैं कि ठीक है जी, हमारी असल रकम हमारे पास वापस आ जाए और हमें उसका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाए, हमें प्रॉफिट भी हासिल हो जाए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बिजनेसमैन वो कहते हैं नहीं यार, ठीक है, इसको लॉन्ग रन में लेकर चलते हैं ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी एक महफूज होती जाएगी और साथ साथ हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। जस्ट लाइक मैं इसकी आपको मिसाल दे दूं कि जो नेशनल सेविंग है, अगर वहां पर अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहेंगे और वहां से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे 1 साल के लिए, तो बिलफर्ज 1 लाख पर आपको 10% दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही 1 लाख रुपए 5 साल के इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 15% मिलेगा पर ईयर। ठीक है, और अगर वही 1 लाख रुपए आप उसको कहेंगे कि हम 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको वो 30% के हिसाब से आपको रिटर्न करें। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हवाले से ये हो जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है कि कितने पीरियड ये, अच्छा पीरियड यहाँ पर बता दिए उन्होंने, 3 से 12 माह के लिए हो सकता है। मिसाल एक साल के लिए फाइनेंशियल ईयर्स के लिए होगी तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी, और उससे ज्यादा के लिए होगी वो लॉन्ग रन फाइनेंसिंग के लिए चली जाएगी। यहाँ पर वो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग, आपने इसको क्लासीफाई किस तरीके से करना है, रिपोर्ट किस तरीके से करनी है। यहाँ पर वो मुख्तलिफ 3 बातें वो बता रहा है। एक तो पहले सिक्योरिटीज के टाइप कौन कौन सी होंगी, उसके बाद इंटेंट ऑफ कंपनी फॉर होल्डिंग देन आइदर फॉर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, एक तो सिक्योरिटीज के टाइप कौन सी है, फिर उसके बाद है ये शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए है। अच्छा, फिर उसके बाद है ओनरशिप के हवाले से। ठीक है, सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के है तो आपको बताना पड़ेगा कि शेयर्स के हवाले से है, ये प्रेफर्ड शेयर है या कॉमन शेयर है। तो जब आप इनको ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये क्या है, देखें जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हैं किसी भी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज के वाले से, तो क्या होता है कि शेयर पर जस्ट लाइक ऐसे ही है, जस्ट लाइक आपके पास एक 10 रुपए का नोट हो, 50 का नोट हो, 100 का नोट हो, 500 का नोट हो, उस पर क्या होता है, एक प्रिंटेड वैल्यू लिखी होती है कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 है, 100 है। इस तरह शेयर है उनके ऊपर भी वैल्यूज लिखी होती है कि ये 10 रुपए का शेयर है या 20 का शेयर है। लेकिन मार्केट के अंदर उनकी वो वर्थ नहीं होती। हो सकता है कि जो 10 रुपए का शेयर है मार्केट में वो 300 का हो, या जो 300 का शेयर है वो मार्केट में 50 का बिक रहा हो। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की जो सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जब आप इन शेयर्स को, इन सिक्योरिटीज को, जब आप इसको ट्रेडिंग के वाले से जब आप इसको फाइंड आउट कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो आपने उनको किस तरह करना है, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है कि जिस पर के वो सेल आउट हो सके। मिसाल 10 रुपए का शेयर है और वो 250 उसकी मार्केट वैल्यू है, तो आपने उसको 250 के हिसाब से ही कंसिडर करना है। मेच्योरिटी वही है कि आपने डिफाइनेट पीरियड के हिसाब से करना है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना पीरियड है उसका। अच्छा, सिक्योरिटीज फॉर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से क्या मुराद है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर कितना ज्यादा असर है, और वो डिपेंड कर रहा होगा। मिसाल ए कंपनी है और बी कंपनी है, अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% या इससे ज्यादा शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, सॉरी ये कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस है, हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के वाले से, कि 20% या मोर देन 20%, लेकिन 50% से कम, तो मतलब क्या होगा, उसका उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर 50% से कम उसने शेयर परचेज किए हुए हैं ए कंपनी ने बी कंपनी के, तो उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है बी कंपनी पर ए कंपनी का। लेकिन अगर ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए हैं, तो वो क्या होगी, वो कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस होगा, तो वो उस पर कंट्रोल कर रही होगी। कंट्रोल करने से क्या मुराद है कि जितने भी डिसीजंस होंगे वो जो कंट्रोलिंग कंपनी होगी उसकी इजाजत के बगैर
नहीं होंगे। ठीक है, जो डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर वो होते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने किसी भी कंपनी के शेयर परचेज किए डिबेंचर के तौर पर, और कंपनी ने आपको एक फिक्स रेट बता दिया कि ये आपका फिक्स रेट है और इतने परसेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और वो लॉन्ग रन के लिए होता है कि 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, एक लॉन्ग रन के लिए होगा, वो आपका डिबेंचर कहलाएगा। प्रेफर्ड शेयर वो शेयर होता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड देने लगेगी तो सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंस आ जाता है प्रेफर्ड शेयर में, कॉमन शेयर में। कॉमन शेयर असल में एक्चुअली कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो आपके प्रेफर्ड शेयर भी होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से आपके कॉमन शेयर होल्डर्स ही आपके काम आते हैं। ठीक है, और वो कभी भी अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकते हैं और जो कंपनी की ओनरशिप है उससे हट सकते हैं। आगे इसकी बहुत सारी आगे डिटेल है, ये वही एंट्रीज हैं, ये आपको दोबारा वो एक उस एग्जिबिट के थ्रू वो समझा रहे थे रिपोर्टिंग। अच्छा जी, ये इसके बारे में ये मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता दूं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कि आपने जस्ट आपने कहा कि हमें प्रॉफिट चाहिए और हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और हम इस पर किसी भी किस्म का बिजनेस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते, तो उसको आप ये कहेंगे नॉन इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टमेंट। कैसी इन्वेस्टमेंट जिस पर के आप किसी उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाह रहे, उनके डिसीजन मेकिंग के हवाले से या वट एवर इनकी अदर जो होती चीजें हैं उसके हिसाब से, ये उसकी एंट्री है। हाँ जी, बस नीचे क्वेश्चन आ गए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लगे प्रॉब्लम 1 आ गई है यहाँ पर।